हमारा सौरमंडल और इसमें मौजूद 4 स्थलीय ग्रहों में से एक बेहद खतरनाक ग्रह है, जिसके स्वाभाविक तापमान के बारे में जानकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए थे। हमारे पूरे सौरमंडल का प्रचंड गर्मी से भभकते ज्वालामुखियों का असली घर। दोस्तों, बीते कई सालों से ब्रह्मांड की संरचना और सौरमंडल के ग्रहों पर छानबीन जारी है। लगातार रेडियो टेक्नोलॉजी से चलने वाली बड़ी बड़ी दूरबीनों की मदद से वैज्ञानिक धरती के करीब मौजूद ग्रहों का निरीक्षण में दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और इसी खोजबीन में हमारे मैसिव सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे छोटा ग्रह वीनस यानी कि शुक्र ग्रह भी वैज्ञानिकों के लिए एक दिलचस्प किस्सा बना हुआ है। अपने अलग अलग नामों से जाने जाने वाला यह ग्रह यूं तो धरती के बेहद करीब है, मगर इसकी खोजबीन ने वैज्ञानिकों की सभी गलतफहमियों को दूर करते हुए अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े कई नए रहस्यों को उजागर किया था। दोस्तों, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ल्यूसीफायर और अर्थ ट्विन सिस्टर ये वो नाम है जिनसे इसे जाना जाता है। मगर ये नाम इसे क्यों दिए गए हैं? ऐसी क्या वजह है कि आज भी वैज्ञानिकों द्वारा इसे सबसे खतरनाक और हॉस्टाइल कंडीशन वाले सेलेस्टियल बॉडीज में से एक गिना जाता है? अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको प्लैनेट वीनस, इसके एटमॉस्फेयर और सरफेस लेवल से जुड़ी सभी खास जानकारियां देने वाले हैं। साथ ही हम बात करने वाले हैं कुछ खास मिशंस की जिन्हें आज तक वैज्ञानिकों ने अंजाम दिया है और आने वाले कल में भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी स्पेस और अगले कुछ मिनटों में हम वीनस ग्रह से जुड़ी सभी जानकारियां देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। शुक्र ग्रह का इतिहास एक ग्रह की तरह नहीं बल्कि एक तारे की तरह रहा है। इस ग्रह तक सूरज की रोशनी को पहुंचने में 6 मिनट का समय लगता है और सूर्य के उदय होने पर हमें जो चमकदार तारा आसमान में दिखाई देता है उसे मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, और जो हमें सूर्य के अस्त होने पर दिखाई देता है उसे इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। इस ग्रह की कुल दूरी हमारी पृथ्वी से तकरीबन 24 करोड़ 35 लाख 30 हजार किलोमीटर की है। सूरज से इसका अधिकतम फासला 10 करोड़ 89 लाख 39 हजार किलोमीटर और न्यूनतम फासला 10 करोड़ 74 लाख 77 हजार किलोमीटर है, जो कि पूरे सौरमंडल का सूरज से दूसरा सबसे करीबी ग्रह है। इसे अपनी कक्षा का एक चक्कर पूरा करने में 225 दिनों का वक्त लगता है, जिसे वेनेजियन ईयर कहा जाता है। वीनस ग्रह बेहद घने बादलों के बीच चलने वाली तूफानी हवाओं की गति पूरे 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा पहुंचती है। इसके अलावा इस ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम और नियोन जैसी गैसीय तत्वों की मौजूदगी भी पाई जाती है। यहाँ पर हमारी धरती की अपेक्षा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है। जहाँ धरती पर इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वहीं शुक्र ग्रह पर ये 8.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। आसान उदाहरण के तौर पर 100 किलो की वस्तु का भार शुक्र ग्रह पर 88 किलो तक होगा। वीनस का रेडियस धरती की रेडियस का 95% है। इसका डायामीटर लगभग 12,400 किलोमीटर का है और टोटल मास अर्थ के 82% मास के बराबर है। इसकी डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी के 95% तक की है और ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी के 90% है। शुक्र ग्रह की चुंबकीय शक्ति यानी ग्रेविटेशनल फील्ड धरती की तुलना में बहुत कम है। यह प्लैनेट अपनी जियोग्राफिकल एक्सिस पे 177 डिग्रीज पर टिल्टेड है और यह बिल्कुल उल्टा घूमता है, यानी इस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूरब में अस्त होता है। हमारे सौरमंडल में केवल वीनस और यूरेनस के साथ ही ऐसा होता है, मगर कई बातें ऐसी भी हैं जिन्हें जानकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए थे। दरअसल इसकी सतह पर हजारों ज्वालामुखी हैं, जिनमें से कईयों की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। मैक्सवेल माउंटेन्स यह नाम वीनस प्लैनेट की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला के लिए दिया गया है और यह पर्वत श्रृंखला वीनस के इक्वेटर के पास स्थित है और इसमें अधिकतम उच्च भूमि है। इस ऊंचे ज्वालामुखी को पायनियर वीनस ऑर्बिटर की मदद से साल 1970 में खोजा गया था। यह ग्रह वायुमंडल की काफी मोटी सी चादर से घिरा हुआ है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है। इसके अलावा यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स मौजूद हैं और सूरज की किरणें इन पे पड़ने के कारण सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के रिएक्शंस में सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है। इसकी सतह पर बरसती एसिड रेन का हानिकारक एसिडिक नेचर इसे और भी खतरनाक रूप देती है।
इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 94% होने के कारण यह सूरज से आने वाली किरणों को एक मोटे गैसीय घेरे में कैद कर लेती है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। यह इफेक्ट शुक्र ग्रह के इंटरनल टेम्परेचर्स को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। भारी मात्रा में गर्मी के कैद होने के कारण ही इसकी सतह का तापमान इतना ज्यादा होता है कि इसे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह घोषित किया गया है। इस प्लैनेट पर ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट इतना ज्यादा एमिनेंट है कि चाहे डे टाइम हो या नाइट टाइम, इसका ग्लोबल टेम्परेचर हमेशा 200 डिग्री सेल्सियस के पार ही रहता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सूरज के सबसे नजदीकी ग्रह मरकरी से भी ज्यादा गर्म है। इस ग्रह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी धरती के मुकाबले 92 गुना अधिक है। इतना ज्यादा प्रेशर धरती के महासागर की सतह से 1 किलोमीटर नीचे ही देखने को मिलता है। साल 1961 में रूस ने इस ग्रह पर वेनेरा 1 ऑर्बिटर भेजने की कोशिश की थी। रास्ते में संपर्क टूटने से मिशन फेल हो गया। फिर अमेरिका का मैरिनर 1 भी शुक्र तक पहुंचने में असफल रहा था। हालांकि मैरिनर 2 ने यह कारनामा कर दिखाया था और वैज्ञानिकों तक बहुत सारी अहम जानकारियां भी पहुंचाई थी। पायनियर वीनस मिशन के तहत साल 1978 से 1992 के बीच काम किया गया था। इसमें एक साथ 2 ट्विन सैटेलाइट्स थे, जिसमें से एक ऑर्बिट में घूमते हुए और दूसरा वीनस के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ था। इसने वीनस के क्लाउड्स, एटमॉस्फेयर और सरफेस का ऑब्जर्वेशन किया और साथ ही सोलर विंड्स के करंट्स के ट्रेंड्स को भी ऑब्जर्व किया था। इसके बाद शुरू हुआ मिशन मैगलन, जिसकी अवधि साल 1989 से 1994 के बीच थी। मैगलन, जिसने वीनस के सरफेस का अलग पहलू वैज्ञानिकों के सामने रखा, मैट मून्स और दूसरे वॉल्केनोज की पहचान और अध्ययन को प्राइमरीली इसी स्पेसक्राफ्ट ने साल 1990 के दौरान किया था। इसके अलावा वीनस के वेदर, टोपोग्राफी और जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में भी कई नए पहलुओं को समझाने का फर्ज अदा किया था। ये रडार का इस्तेमाल करके ग्रह के ऊपर से गुजरते हुए बहुत सी डिटेल मैप को तैयार करने में कामयाब रहा। वीनस एक्सप्रेस, जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा साल 2005 में शुरू किया गया था, इस मिशन के दौरान इस प्लैनेट वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी किया गया था और घने बादलों को मैप करते हुए इसकी मैग्नेटिक फील्ड को समझाने में अपना योगदान दिया था। इस मिशन की समाप्ति की घोषणा साल 2014 में की गई थी। साल 2006 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा के वीनस एक्सप्रेस स्पेस शटल ने 1000 से ज्यादा ज्वालामुखियों की खोज की थी। जापानी स्पेस एजेंसी JAXA ने साल 2010 में अकात्सुकी मिशन को लॉन्च किया था और आज भी यह जारी है। इसका अहम उद्देश्य वीनस के एटमॉस्फेयर में होते बदलावों और तेज हवाओं के साथ एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स का एनालिसिस करने में वैज्ञानिकों की मदद करना है। दोस्तों, वीनस की सतह और यहाँ के एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर और एयर कंपोजिशन को गहराई से समझने के लिए आज से कई साल पहले एक प्रोब को इसकी सतह पर लैंड कराया गया था। जी हाँ दोस्तों, वेनेरा सीरीज के अंतर्गत लगातार 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 1 दर्जन से भी ज्यादा बार सोवियत साइंटिस्ट और काबिले तारीफ इंजीनियर्स की टीम ने एक के बाद एक चुनौतियों के आड़े आने के बावजूद भी अपने प्रोब्स को यहाँ लैंड करवाया था। उन्होंने अपने प्रोब्स को भेजने के लिए सोवियत यानी रूस की तरफ से 1970 में कई अटेम्प्ट्स किए थे। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने मिशन शुक्रयान के तहत पहली बार अपने पड़ोसी ग्रह वीनस के अराउंड 4 सालों का लंबा मिशन प्लान किया हुआ है। इस मिशन के अंतर्गत साल 2024 के दिसंबर महीने में भारतीय स्पेस सेंटर से शुक्रयान ऑर्बिटर को धरती से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और अगले 4 सालों तक यह ऑर्बिटर वीनस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर और सरफेस का डिटेल्ड मैप तैयार करेगा। इसके अलावा वैज्ञानिक इस ग्रह के वायुमंडल के केमिकल कंपोजिशन और सूर्य के साथ इसकी हालिया वक्त में बदलते हालातों को भी समझेंगे। सैंपल स्पेस रिटर्न मिशन के बारे में इस साल नासा की ओर से एरोस्पेस इंजीनियर और ऑथर जियोफेरी लैंडर्स ने नासा इनोवेटिव एडवांस्ड कंसेप्ट NIAC प्रोग्राम को चलाने की बात सामने रखी है। जैसा कि हमने इस वीडियो में पहले भी चर्चा की थी कि प्लैनेट वीनस की एनवायरमेंटल कंडीशंस और सरफेस काफी ज्यादा हॉस्टाइल है। 450 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का टेम्परेचर और 92 बार्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सामना करने के लिए यह परियोजना है कि नासा की टीम प्लैनेट वीनस से सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए एक नए अप्रोच के हिसाब से काम करेगी। यह अप्रोच कार्बन मोनोऑक्साइड रॉकेट्स की मदद से हाई टेम्परेचर सरफेस सिस्टम्स और सोलर एयरक्राफ्ट को ऑपरेटिव बनाएगा, यानी कि वो इस काम के लिए एक नया तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे वीनस की फिजाओं में से कार्बन मोनोऑक्साइड निकालकर उससे रॉकेट फ्यूल बनाया जा सकेगा। आसान शब्दों में कहें तो जैसे हम कार में पेट्रोल डालते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर स्पेसशिप वीनस की
हवा से निकाली गई कार्बन मोनोऑक्साइड का एज फ्यूल यूज किया जाएगा। इससे स्पेसक्राफ्ट को वीनस के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ज्यादा एफिशिएंट और खुद से कैपेबल बनाया जा सकेगा। इसका सिंपल मतलब ये है कि हम वो मशीन बना रहे हैं जो वीनस के बहुत गर्म टेम्परेचर को सहन करने में कैपेबल होगी, और इंजीनियर्स बड़ी मेहनत के साथ छोटे से सोलर पावर्ड प्लेन्स को वीनस की हवा में उड़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं। इस कड़ी में नासा की ओर से वेरिस्टस और डाविंची प्लस के बारे में भी ऐलान किया जा चुका है। वेरिस्टस एक रडार मैपिंग मिशन होगा, जबकि डाविंची प्लस वीनस के एटमॉस्फेयर का एनालिसिस करेगा और वहां से मिलने वाली सभी जानकारियों को हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा। आपका इस अपकमिंग मिशन पर क्या ख्याल है? क्या यह वीनस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में एक ब्रेक थ्रू साबित होगा, या फिर बाकी पिछले कई अन्य मिशंस की तरह थोड़ी सी जानकारी देकर वहीं के एटमॉस्फेयर में दफन होकर रह जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलें। आगे भी स्पेस और एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल रहस्य टीवी स्पेस को जरूर सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही मिलते हैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। नमस्कार।